और एप्पा की जो लखनऊ की लीडर हैं मीना सिंह, वो और 4 महिला आंदोलन के नेताओं के साथ में, जिसमें एडवा की नेता मधु गर्ग भी हैं और भी कुछ लोग हैं, उनके साथ में माने 5 लोगों को लखनऊ की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये लोग महिलाओं पर उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई हिंसा के खिलाफ एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ में कर रहे थे, शारीरिक दूरी बनाए हुए थे कोविड को ध्यान में रखते हुए। लेकिन वो महिलाओं पर बढ़ते हिंसा और उस हिंसा के एक सबसे ताज़ा उदाहरण के रूप में लव जिहाद के नाम पर ये बना हुआ ये अध्यादेश, जिसको यूपी सरकार ने बनाया है अध्यादेश, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। आप इसको समझ सकते हैं कि अभी के उत्तर प्रदेश में, जहाँ ये अध्यादेश अभी लागू भी नहीं हुआ है, लेकिन ये महिलाओं की आज़ादी पर कितना बड़ा हमला है कि इसके खिलाफ 5 महिलाएं हाथ में तख्ता लेकर के खड़ी हो जाएंगी लखनऊ में, यूपी की राजधानी में, तो उनको हिरासत में ले लेगी लखनऊ पुलिस। ये स्थिति आ गई है हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे तब भी, अगर हमको पता चलता है कि हमारे महिला साथियों के, हमारे महिला आंदोलन के साथियों को लेकर के पुलिस ने उनको छोड़ा है कि नहीं, या गिरफ्तार करने वाली है, रखने वाली है अपने साथ में हिरासत में, जेल भेजना चाहती है, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे पता चलेगा मैं बताने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। हाँ, और आज हम लोग जो बात अभी जैसे कि कमेंट में आया है कि ये लोग तख्ता लेकर के भी नहीं खड़े थे, एक पर्चा बांट रहे थे, तो पर्चा बांटना गुनाह हो गया। 5 महिलाएं पर्चा बांटेगी और ये कहेंगी कि महिलाओं पर हिंसा बढ़ रहा है, तो महिलाओं पर हिंसा करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके बचाव में पुलिस खड़ी हो जाएगी, सबूत नष्ट करने के लिए हाथरस में शरीर जला देंगे। लेकिन आपने अगर कह दिया कि हिंसा बढ़ रही है तो ये गुनाह हो जाएगा, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये बताइए कैसी स्थिति आ गई है? क्योंकि मुझे याद है कि 2012 में आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में उस समय यूपीए की सरकार थी और दिल्ली राज्य में शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार थी, और उनके खिलाफ में, उन सरकारों के खिलाफ बड़ी हजारों में निकले हम लोग सड़क पर। और हम ये नहीं कह रहे हैं, सरकार की खूब आलोचना की है हम लोग इस सवाल पर, लेकिन ये तो है कि भाई दिल्ली पुलिस का रवैया उधर भी हम लोग बहुत अच्छा तो नहीं मानते थे। उन्होंने भी जो है लाठी चलाई और टीयर गैस चलाया वगैरह, ये सारी चीज़ें किया, पानी चलाया, पानी का बौछार चलाया। लेकिन हाँ, ये स्थितियाँ तो नहीं थी कि 5 लोग सड़क पे खड़े हो जा रहे हैं तो इनको आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं। शायद ये स्थिति तब नहीं थी, लेकिन आज हमारे देश में ये स्थिति बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थिति बनाई जा रही है। लेकिन आज हम लोग इस अध्यादेश के बारे में थोड़ा सा बात करें, और बात करें कि क्यों इसके खिलाफ एक ज़बरदस्त बड़े महिला आंदोलन और युवा आंदोलन का खड़ा होना जरूरी है। इसको सिर्फ अदालतों के जिम्मे छोड़ना काफ़ी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी अभी इलाहाबाद के अदालत ने, इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है, उसने अभी अभी एक फैसला दिया एक ऐसे मामले में जहां पर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के में विवाह का मामला था, और उसको लेकर के उस विवाह पर सवाल उठाए गए थे। मामला कोर्ट में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अगर आप वयस्क हैं, एडल्ट हैं, अगर आप पहले से शादीशुदा नहीं हैं, तो आप किससे शादी करेंगे ये तय करने का आपको पूरा अधिकार है। इस अधिकार पर किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। तो आप शादी कर सकते हैं, आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं आप शादी कर सकते हैं। इसमें किसी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, इन तमाम चीज़ों के आधार पर कोई रोक टोक नहीं है। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, किसी पर हिंसा आप नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन अदरवाइज कोई किसी तरह का रोक टोक नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को बताया जा रहा है कि देखिए, लव जिहाद वाले अध्यादेश की जो तैयारी है यूपी सरकार की, उसके लिए धक्का है वगैरह। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि धक्का है। मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और इनके जो ढोंगी बाबा जैसे लोग हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी भी,
ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बिल्कुल गैर कानूनी और असंवैधानिक है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लव जिहाद पर वो कानून नहीं बना सकते हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है बनाने का। यानी किसी के लव को जिहाद कहने का अधिकार, कानूनी अधिकार किसी सरकार के पास नहीं है। मैं लव करती हूँ या मेरे ऊपर कोई हिंसा की जा रही है, मेरे साथ कोई धोखा किया जा रहा है, ये तो मैं ही बता सकती हूँ, कोई महिला ही बता सकती है। अगर कोई महिला मानती है कि उसके साथ में धोखा हुआ है, किसी ने धोखे से उसके साथ में शादी की है, उसके लिए 200 साल से मौजूद, 150 साल से मौजूद कानून, मैकॉले के समय से मौजूद कानून है 493, जिसके तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरे साथ में किसी ने धोखाधड़ी की है शादी करने के बहाने। और ऐसे मामले दर्जनों मामले होते हैं, हर महीने होते हैं। और इसमें किसी खास, वो सिर्फ मुस्लिम करते हैं, हिंदू महिला के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर मामले जो है वो तो हिंदू पुरुष कर रहे हैं हिंदू महिलाओं के साथ में, जहाँ पर हिंदू पुरुष पहले से शादीशुदा होते हैं, बताते नहीं हैं कि शादीशुदा है। इस तरह के मामले सबसे ज़्यादा 493 के मामले इसी तरह के मामले होते हैं। तो ये 493 का कानून का प्रावधान तो है पहले से, तो मामला वो नहीं है। धोखाधड़ी के मामलों किसके साथ डील करने के लिए कानून नहीं है, ये अध्यादेश नहीं। किस चीज़ के लिए है ये? कुल मिलाकर के अगर कोई हिंदू महिला कहती है कि मैं लव करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ किसी से, और वो जिससे प्यार करती है वो मुस्लिम है, तो उसके प्यार पर सवालिया निशान लगाने का, उसको प्रताड़ित करने का, उनको घसीट करके अदालतों के चक्कर कटवाने का, जो प्रेमी है, पुरुष है, उसकी गिरफ्तारी करने का, और कुल मिलाकर के ऐसा माहौल बना देने का कि वो रिश्ता टिक न सके, वो टूट जाने के लिए मजबूर हो जाए, उस पर बहुत खूब सारा हिंसा का भय हो जाए, डर हो जाए, और लोग उस रिश्ते को छोड़ दें इस चक्कर में। ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जब महिला कह रही है कि मैं लव कर रही हूँ, वो उस लव को जिहाद कहने की कोशिश में है। पहले तो इस बारे में हम कोई गलतफहमी ना पालें। अब ये जो संघ परिवार के लोग हैं, ये आकर के कहते हैं, आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे कहते हुए कि निकिता तोमर का क्या। निकिता तोमर एक दिल्ली के ही आसपास के इलाके में, एनसीआर के इलाके में रहने वाली एक लड़की, जिसके साथ बहुत बर्बर तरीके से स्टॉकिंग किया गया, यानी पीछा करना जिसको कहते हैं, घात लगाना जिसको कहते हैं, ये किया गया बड़े लंबे समय के लिए। और उसके बाद में उसकी हत्या, उसके स्टॉकर ने उसकी हत्या की। तो स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉकिंग करने वाला और निकिता तोमर के केस में ये इत्तेफाक की बात थी कि वो मुस्लिम था और वो एक लोकल पॉलिटिशियन के रिश्तेदार था। तो बड़ा सत्ता का एहसास था उसको, और उसने कांग्रेस के किसी नेता का वो रिश्तेदार था, और उसने इस तरह से घात लगाया और हत्या की। इसको ये लोग कह रहे हैं कि देखिए लव जिहाद का मामला है, साबित हो गया कि लव जिहाद है। लेकिन ये लव जिहाद का मामला, जो इनकी परिभाषा से लव जिहाद है, इसका मामला इसलिए नहीं है क्योंकि निकिता तोमर को कभी अपने स्टॉकर से प्यार नहीं था। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे प्यार है इस स्टॉकर से। उसने कहा कि ये मेरी स्टॉकिंग कर रहा है। उसने कंप्लेंट दर्ज की, जिस कंप्लेंट को पुलिस ने वापस ले लिया, हरियाणा की पुलिस ने वापस ले लिया, दबाव बना करके वापस करवा दिया, ये कह करके कि ये समझौता हो गया है दोनों पार्टीज में। और स्टॉकिंग के मामलों में अक्सर हाँ ये हुआ करता है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि स्टॉकिंग के जो मामले हैं वो रोज होते हैं। सबसे जिस समय स्टॉकिंग का कानून नहीं बना था, उस समय की बात याद करिए कि प्रियदर्शनी मट्टू नाम की दिल्ली की लड़की के साथ में संतोष सिंह नाम के पुरुष ने स्टॉकिंग किया था, और उसके बाद में स्टॉकिंग करके उसकी हत्या की थी। प्रियदर्शनी मट्टू ने कई बार कंप्लेंट दर्ज किया था कोर्ट्स में, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। उसको पुलिस थानों में दर्ज किया था, उसको सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, तब भी उसके साथ में ये घटना हो गई थी, उसके साथ में उसकी हत्या की गई थी। तो स्टॉकिंग के मामले जो है वो खास कोई मुस्लिम द्वारा हिंदू महिला के खिलाफ अत्याचार के मामले नहीं है, हिंसा के मामले कतई नहीं है। ये मामले पितृसत्तात्मक हिंसा के मामले हैं, जहां पुरुष कहता है महिला को कि तू हाँ कर या ना कर, तू मेरी है। जैसे वो फिल्म है ना, डर फिल्म, वो स्टॉकिंग पर ही बनी हुई है, तू हाँ कर या ना कर तो मेरी है। ये कहने वाले, ये कहना कौन सिखाता है पुरुषों को? ये कोई धर्म नहीं सिखाता, ये हमारी पितृसत्तात्मक समाज सिखाता है, और ये किसी धर्म विशेष के पुरुषों को नहीं सिखाता। शायद समाज के
सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में स्टॉकिंग होता है, और शायद पूरी दुनिया में इस तरह का एक तरह का प्राधिकार पुरुषों को सिखाया जाता है, इंटाइटलमेंट सिखाया जाता है कि मुझे अधिकार है किसी महिला पे, किसी महिला का अधिकार नहीं है कि वो मुझे इनकार कर सके। ये स्टॉकिंग का मामला है। तो रही बात निकिता तोमर की, और उसमें हम ये भी पूछ सकते हैं कि अभी अभी वैशाली में गुलनाज नाम की मुस्लिम लड़की के साथ में 4-5 हिंदू लड़कों ने लगातार उसको प्रताड़ित किया, उसके बाद में उसे जिंदा जला करके उसकी हत्या की। सुना जाता है कि गुलनाज बहुत ही गरीब मुस्लिम परिवार की लड़की, उसके साथ में और उसकी बहन के साथ में कोशिश हो रही थी कि उनको ट्रैफिक कराया जाए। एक महिला भी इसमें इन्वॉल्व थी, उनको ट्रैफिकिंग कराने की कोशिश हो रही थी, और वो ट्रैफिकिंग का विरोध की, वो नहीं चाहती थी, वो झांसे में नहीं आना चाहती थी, तो उसको जिंदा जला दिया गया। ये मामला जो है, इसको तो कोई प्रेम युद्ध तो नहीं कह रहा, कोई तो नहीं कह रहा कि ये तो लव जिहाद का मामला है, प्रेम युद्ध का मामला है, हिंदुओं द्वारा घात लगा करके मुस्लिम लड़की को हिंदू धर्म में चेंज करने का, कन्वर्ट करने की साजिश है, ये तो नहीं कहा। तो ये मामला भी माने कि हिंदू पुरुषों द्वारा किसी मुस्लिम लड़की के साथ में हिंसा था, लेकिन ये मामला किसी लव जिहाद का या प्रेम युद्ध का मामला नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि लव जिहाद जिसको ये कह रहे हैं, ये अध्यादेश में ये क्या ले आए हैं? अध्यादेश में ये ले आए हैं कि धर्म के लिए कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन, इसको आप नहीं कर सकते, आपको इसके लिए नए प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल के एक केस का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि एक अंतर धार्मिक विवाह का मामला था जो आया था कोर्ट के सामने, ये वाला नहीं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसके इतर एक मामला था, और उसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कितना सही है पता नहीं। उन्होंने सिर्फ शक एक तरह से उठाया था, इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं पास किया था कि ऐसा धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते। इन्होंने सवाल उठाया था, और वो मामला क्या है जानते हैं? वो मामला था जिसमें किसी मुस्लिम ने शादी करने के लिए, मुस्लिम लड़की ने शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपना करके हिंदू लड़के से शादी की थी। ठीक, इसीलिए ये तो संघ परिवार इसको तो बढ़ावा देती है, इसको तो ये लव जिहाद नहीं कहते, इसको तो बड़ा स्वागत करते हैं, कहते हैं कि खूब करो। तो इस मामले को बहाना बना करके, आधार बना करके ये लव जिहाद के खिलाफ तथाकथित अध्यादेश ला रहे हैं, तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ, जिसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी हिंदू लड़की का मुस्लिम धर्म में धर्म परिवर्तन अगर वो करती है शादी के वास्ते, तो उसको पहले 1 महीने की नोटिस देनी होगी, राज्य से परमिशन लेना होगा, वो परमिशन मिलेगा तभी वो कर सकती है। तो अब हम आते हैं थोड़ा धर्म परिवर्तन पे। ये धर्म परिवर्तन पर रोक जो है ये क्या है, वो क्यों धर्म परिवर्तन का मामला लाए? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो कानून के भाषा में, वो देखिए प्रचार में, नफरत भरे प्रचार की भाषा में तो कह रहे हैं लव जिहाद, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने कानून में लिख दिया लव जिहाद, तो देश का कोई अदालत नहीं है जो इसे इजाजत देगा। देश का कोई अदालत नहीं, देश का हर अदालत कहेगा कि भाई कौन किससे शादी करेगा, इसको धर्म के आधार पर आप नहीं निर्धारित कर सकते, आपका कानून गया कचरे के डब्बे में, और इसमें आप कानून इसको नहीं पास कर सकते। इसीलिए उन्होंने बैकडोर एंट्री दी। तो ये बैकडोर एंट्री क्या है? इन्होंने कहा है कि आप जो है वो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं शादी करने के लिए, इस पर रोक है। और वो सोचते हैं कि समाज में भी शायद इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्वीकृति मिल जाए, धर्म परिवर्तन का मामला है भाई। तो पहले तो ये कि आप धर्म परिवर्तन कोई करता क्यों है ये जान लीजिए। हम लोगों के पास में, मैं एक महिला संगठन से जुड़ी हूँ, एप्पा से, जिसके पेज से मैं आज लाइव हूँ। तो एप्पा के किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए कि कितने दर्जनों मामले आते हैं हम लोगों के पास में, जो जहाँ पर कोई वयस्क लड़की जो बालिग है, जो एडल्ट है, वो जो है वो शादी करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता या उसका जो कम्युनिटी है या वो उसके खिलाफ उसको हिंसा का भय दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुमने अगर शादी किया तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे प्रेमी की हत्या कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो वो डर के आती है, वो कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं अब कैसे शादी करूँ। और अक्सर वो महिला संगठन के पास भी नहीं आ पाते हैं ऐसे मामले, बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि जान कैसे बचाए और अपने प्यार को कैसे बचाए।
और उनको बहुत डर लगता है कि अगर हमको जुदा कर दिया जाएगा ज़बरदस्ती, इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्दी शादी हो। आम तौर पे जो शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं हो रही है, वो जो शादियाँ एक तरह से इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज होती है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी भी कोई भी धर्म का रोक टोक, किसी खास धार्मिक रिवाज की ज़रूरत, ये सब कुछ भी नहीं है। ऐसे तो बहुत अच्छा कानून है, लेकिन उस कानून में एक बहुत बड़ा पेंच है। उस कानून में ये है कि आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है कि हम लोग दोनों लोग शादी कर रहे हैं। ये आपको हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं देना पड़ता नोटिस, ये आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस देना पड़ता है 1 महीने का। और 1 महीने का नोटिस जैसे ही दिया जाता है, यानी कोर्ट में एक तरह से आप इसको नोटिस में लगाते हैं कि ये 2 लोगों ने शादी करने का निर्णय लिया है, ये करने जा रहे हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन डालना है तो वो डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसको घोषित करते हैं, करने के लिए आप बाध्य हैं कानून में, तो ऐसे संगठन हैं, ऐसे जाति के आधारित और मैं तो इनको आतंकवादी संगठन कहूँगी, क्योंकि ये महिलाओं के स्वायत्तता के खिलाफ आतंक चलाने वाले संगठन हैं, ये हिंसा करने वाले संगठन हैं। ये तैनात रहते हैं कोर्ट्स में कि जैसे ही देखते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी इस तरह का नोटिस लगा हुआ है, तो वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वो सबसे पहले तो इनके लोग इन कानूनी दफ्तरों में भी बैठे रहते हैं। मेरे एक परिचित हैं जिन्होंने कई वर्षों पहले, जो हिंदू हैं, जिन्होंने शादी किया था एक मुस्लिम लड़के से, और ये छात्र थे और अच्छे जाने माने लोग थे, वैसे छात्र संगठन के कार्यकर्ता थे, सब चीज़ें थी। लेकिन जब इन्होंने शादी करने का निर्णय लिया और कोर्ट में जाकर के उन्होंने नोटिस दिया, तो उसी रात को उस महिला के पिता के पास में फ़ोन आया कि आप जानते हैं क्या कि आपकी बेटी जो है भाग करके मुस्लिम से शादी कर रही है। बड़े भड़काऊ तरह का फ़ोन था। ये अलग बात है कि उस महिला के जो पिता थे वो बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया इंसान थे, और उन्होंने अच्छा खासा डांट लगाया था फ़ोन करने वाले को, और कहा था कि, और अपनी बेटी को कहा था कि आइंदा उस कोर्ट में तुम मत जाना, मैं जाऊँगा, जो करना ज़रूरी है मैं करूँगा। और वो बड़े आक्रामक तरीके से शादी के दिन भी गए थे, मिठाई के डब्बे को हथियार की तरह ले गए थे, ज़बरदस्ती मिठाई खिलाई थी सबको, और एक तरह से ये कहते हुए मिठाई खिलाया था कि किसने चुगली की थी, किसने चुगली की थी, किसने चाहा था कि मेरी बेटी शादी ना करे। ये उन्होंने किया था। लेकिन ये तो बड़ा रेयर इंस्टेंस है, बहुत अच्छा, बहुत मीठा, बहुत प्यारा इंस्टेंस है, लेकिन बहुत रेयर है। आमतौर पे होता क्या है कि माता पिता अगर उनकी बेटी एक तरह से उनकी मर्जी के बिना विवाह कर रही है, वो जाति से बाहर कर रही है, समुदाय से बाहर कर रही है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। हो सकता है बाद में मान लें, लेकिन शुरू में तो चाहते हैं कि किसी तरह रोकें, नाक कट जाएगी, समुदाय का नाक कट जाएगा, क्या हो जाएगा। तो पहले तो वो माता पिता को भड़काते हैं, फिर वो समुदाय को भड़काते हैं, फिर वो पूरे एक तरह से राजनीति अगर इसमें कितनी क्या हो सकती है उसको देखते हैं, यानी जिस जाति की वो लड़की है या जिस समुदाय की वो लड़की है, धार्मिक समुदाय की, उसके जितने इस तरह के खाप पंचायती संगठन है उसको जुटाते हैं कि हिंसा पर उतर आओ और इसे लव जिहाद कहो, इसे जो है कुछ माहौल बनाओ इसको लेकर के, और कोशिश करो कि उस जैसे ही वो जुगल आता है शादी करने तो उनको आप पकड़ लो, आप पुलिस पर दबाव डालो कि इनकी गिरफ्तारी हो जाए। और गिरफ्तारी जब हो जाएगी तो लड़की को आप हवाले कर दो इन संगठनों के। और मैं इस बात को किस बेसिस पे कह रही हूँ, कोबरा पोस्ट का ये है, मैं इसका लिंक भी कमेंट्स में डालने की कोशिश करूँगी। कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन जूलियट नाम से। उस स्टिंग ऑपरेशन के टेप्स को सुनिएगा। उसमें संघ परिवार के जो लोग थे, जो नरेंद्र मोदी के लिए 2013 में वोट मांग रहे थे, मुजफ्फरनगर इलाके में और देश के अन्य जगह पे, उनसे जाकर के कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर्स ने अंडर कवर बात किया था। ये नहीं कहा था कि हम पत्रकार हैं, ये कहा था कि हम लोग आपके समर्थक हैं और हम समझना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे आप लड़ते हैं, क्या काम करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हम जहाँ पर भी हमें पता चलता है कि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, शादी करने वाली है, हम यही सब करते हैं। हम जा करके फिर इनको पकड़ लेते हैं, उस लड़की को पकड़ करके हम क्या करते हैं, फट्टे से मारते हैं। ठीक है, खुल करके उन्होंने कहा कि हम हिंसा करते हैं, उस महिला पर हम हिंसा करते हैं, उस लड़की पर हम हिंसा करते हैं, उसे मारते पीटते हैं। मार पीट करके भी अगर वो न माने तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम जज भी कई बार हमारे साथ मिले रहते हैं, लोअर कोर्ट के जज
अब इनको पकड़ करके हम कोशिश करते हैं कि कुछ समय तक वो हिरासत में रहे, तथाकथित महिला गृह में या इस तरह के किसी जगह पे, नारी निकेतन में, किसी इस तरह की जगह पे वो रहे, लेकिन कुल मिलाकर के वो जेल में है और वो नहीं मिल सकती है अपने प्रेमी से, उसके परिवार से, वो सिर्फ अपने समुदाय के लोगों से ही मिल सकती है। तो वो उसका लगातार ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि तुम यहाँ से छूट सकती हो तभी जब तुम हमारे साथ घर आओगी। फिर उसके माता पिता ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये बालिग नहीं है, ये एडल्ट नहीं है और इसको जो है अगवा किया गया है और ये रेप हो रहा है इसके साथ में, और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें होते हैं इस कोशिश में कि कहीं ये लड़की कमज़ोर पड़ जाए और कह दें पुलिस के सामने और अदालत के सामने कि नहीं, मेरे साथ में बलात्कार हुआ है या मैं मर्जी से इसमें नहीं। लेकिन अगर वो नहीं करती है, अगर वो कहीं अपने भीतर से हिम्मत जुटा करके वो टाइट रहती है और वो इसमें जुटी रहती है, तब क्या करते हैं? तब वो कहते हैं कि हम इनको केरला में किसी सीक्रेट इस तरह के योगा केंद्र के नाम पे बने हुए किसी गुप्त केंद्रों में ले जाते हैं, जहां हम ड्रग्स देते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और तब ड्रग्स दे करके उनके दिमाग को बदलने की कोशिश करते हैं। मैं कह रही हूँ कि ये सारी चीजें जो लोग कह रहे हैं कि हम करते हैं, और टेप है उनका, वीडियो टेप है जिसपे वो कह रहे हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी आतंकवादी होने के लिए क्यों नहीं हुआ है? ये महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के अधिकारों और आजादी के खिलाफ आतंक नहीं तो है क्या? इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? इसमें जांच क्यों नहीं होती? इसमें कोई देश का अदालत क्यों नहीं है जो इस पर जांच बिठाता है और कहता है कि ये महिलाओं के स्वायत्तता के खिलाफ आतंक फैलाने वाले संगठन, इनका नेटवर्क कौन है, इनको पैसे कौन देता है, कौन इनको चलाता है, इनका मास्टरमाइंड कौन है? लेकिन ये नहीं करते, ये नहीं होता।